चलो सीधा डाइव इन करते हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया की एक मैसिव 2/3 पॉपुलेशन अलग अलग तरह की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो हमारे लिए ज्यादातर फूड प्रोड्यूस करती है। मतलब जो खाना हम खाते हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर से ही आता है। और इतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी लार्जली एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फार्मिंग के डिफरेंट टाइप्स से। इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 3 तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। पहली है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और तीसरी है कमर्शियल फार्मिंग। सबसे पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये वो फार्मिंग है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, यानी बस अपने सर्वाइवल के लिए की जाती है। लोग फसल उगाते हैं बस अपना पेट भरने के लिए। इसमें होता क्या है, लोग एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर खेती करते हैं। और खास बात यह है कि इसमें प्रिमिटिव टूल्स यानी पुराने जमाने के औजार जैसे कि हो, दाव और डिगिंग स्टिक्स का इस्तेमाल होता है। लेबर वो भी घर के या कम्युनिटी के लोग ही होते हैं। ये खेती पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करती है, मॉनसून पर, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर। इसमें कोई मॉडर्न टेक्निक, फर्टिलाइजर्स या मशीन्स यूज नहीं होती। सब कुछ नेचुरली ग्रो होता है। इसी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्यों? सिंपल है। फार्मर्स जमीन का एक पैच क्लियर करते हैं, वहां के पेड़ पौधे काटते हैं, ये हुआ स्लैश। फिर उन्हें जला देते हैं, ये हुआ बर्न। जो राख या ऐश बचती है वो नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है। जब उस जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर्स एक नए पैच ऑफ लैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं और सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। इसी स्लैश एंड बर्न खेती को इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूमिंग कहते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में दीपा कहते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कुनुको और इंडोनेशिया में लडांग। नेक्स्ट आते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पर। यह फार्मिंग भी सेल्फ कंजम्पशन और सर्वाइवल के लिए ही है, लेकिन इसका स्केल थोड़ा अलग है। ये उन एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है जहां पॉपुलेशन का प्रेशर जमीन पर बहुत हाई होता है। जमीन कम, लोग ज्यादा। इसलिए इसमें मॉडर्न इनपुट्स का भरपूर इस्तेमाल होता है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मशीन्स जैसे ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स। एम ये है कि कम जमीन से मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भर सके। इसमें फार्मर्स सिर्फ मॉनसून पर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि इरिगेशन के लिए ट्यूब वेल्स और कैनाल्स का भी यूज करते हैं। और तीसरी टाइप है कमर्शियल फार्मिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, पैसा कमाना। इस टाइप की फार्मिंग में फार्मर्स मॉडर्न इनपुट्स का हाई डोज यूज करते हैं, जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ताकि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके। फिर उस प्रोड्यूस को मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता है। कंफ्यूजिंग है ना तीनों के बीच का डिफरेंस? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप राइस उगा रहे हो। अगर आप एक छोटे से प्लॉट पर पुराने टूल से सिर्फ अपनी फैमिली के लिए राइस उगा रहे हो तो वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अगर आप उसी राइस को मॉडर्न मशीन्स और फर्टिलाइजर्स के साथ उगा रहे हो ताकि कम जमीन से ज्यादा पैदावार हो और एक बड़ी कम्युनिटी का पेट भर सके, तो वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और अगर आप वही राइस बहुत बड़े स्केल पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके सिर्फ मार्केट में बेचने और प्रॉफिट कमाने के लिए उगा रहे हो, तो वो है कमर्शियल फार्मिंग। क्लियर हुआ? कमर्शियल फार्मिंग का ही एक स्पेशल टाइप है प्लांटेशन फार्मिंग। इसमें एक सिंगल क्रॉप को एक बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है। इंडिया की मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स हैं टी, कॉफी, रबर, शुगरकेन और बनाना। इन्हें एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को बेचने के लिए ग्रो किया जाता है। अब बात करते हैं इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न की। इंडिया में मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, रबी, खरीफ और ज़ैद। पहले आती हैं रबी क्रॉप्स। इन्हें विंटर की शुरुआत में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और समर में अप्रैल से जून के बीच हार्वेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं वीट, बार्ली, पीज, ग्राम और मस्टर्ड। ये मेनली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। दूसरी है खरीफ क्रॉप्स। ये मॉनसून के आने पर यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं पैडी यानी राइस, मेज, जौवर, बाजरा, तुअर दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन।
ये क्रॉप्स असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र में ग्रो की जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में एक साल में पैडी की तीन फसलें उगाई जाती हैं, जिनके नाम हैं औस, अमन और बोलो। अब आते हैं इंडिया की मेजर क्रॉप्स पर। सबसे पहले राइस। ये इंडिया की स्टेपल फूड क्रॉप है। चाइना के बाद इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है। इसे उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, साथ ही हाई ह्यूमिडिटी और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की एनुअल रेनफॉल। ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, कोस्टल एरियाज और डेल्टाइक रीजन्स में खूब उगाया जाता है। जहां बारिश कम होती है, जैसे पंजाब और हरियाणा, वहां कैनाल्स और ट्यूबवेल्स से इरिगेशन करके राइस ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हीट। ये इंडिया की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, खासकर देश के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स की मेन फूड क्रॉप। ये एक रबी क्रॉप है, जिसे ठंडा मौसम और पकते टाइम हल्की धूप चाहिए होती है। इसके लिए 50 से 70 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल काफी है। मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। फिर आते हैं मिलेट्स यानी मोटे अनाज। इनमें मेनली आते हैं जौवर, बाजरा और रागी। ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। जौवर प्रोडक्शन के हिसाब से इंडिया की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। बाजरा सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल पर अच्छे से उगता है, और रागी जो ड्राई रीजन्स में भी उग जाती है, आयरन, कैल्शियम और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। एक और इम्पॉर्टेंट क्रॉप है मेज यानी मक्का। ये फूड और फॉडर दोनों है, मतलब इंसान भी खाते हैं और जानवरों के चारे के काम भी आता है। ये एक खरीफ क्रॉप है, जिसे 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। और दालों को कैसे भूल सकते हैं, पल्सेस। इंडिया दुनिया में पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। मूंग, मसूर, उड़द, तुअर ये सब मेजर पल्सेस हैं। ये प्रोटीन का ग्रेट सोर्स है। दालों को कम पानी चाहिए और ये ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाती हैं। अरहर दाल को छोड़कर बाकी सभी दालें हवा से नाइट्रोजन लेकर सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करती हैं। इसलिए फार्मर्स अक्सर इन्हें दूसरी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में उगाते हैं। अब बात करते हैं उन फूड क्रॉप्स की जो ग्रेन्स नहीं हैं। इसमें सबसे पहले है शुगर केन यानी गन्ना। ब्राजील के बाद इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये शुगर, जैगरी, खांडसरी और मोलासिस का मेन सोर्स है। इसे 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। उत्तर प्रदेश शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। फिर आते हैं ऑयल सीड्स, जिनसे तेल निकलता है। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया इनका थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था 2018 में, कनाडा और चाइना के बाद। इनका तेल कुकिंग में यूज होता है और ये सोप और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल का काम भी करते हैं। चाय और कॉफी के बिना तो बात अधूरी है। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है जिसे ब्रिटिश इंडिया लाए थे। इसके लिए डीप, फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, जो ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर से रिच हों। पूरे साल हल्की बारिश इसकी पत्तियों के लिए अच्छी होती है। असम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। इंडियन कॉफी अपनी गुड क्वालिटी के लिए दुनिया भर में फेमस है, खासकर अरेबिका वैरायटी, जिसे यमन से लाया गया था। इसकी खेती नीलगिरी हिल्स यानी कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में होती है। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। चाइना के बाद इंडिया इसका भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। महाराष्ट्र के मैंगोज, नागपुर के ऑरेंजेस, केरला के बनानास और जम्मू एंड कश्मीर के एप्पल्स और वॉलनट्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो ये थी फूड क्रॉप्स। अब आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स पर। सबसे पहले रबर। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, जिसे मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। केरला इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके बाद है फाइबर क्रॉप्स, कॉटन और जूट। माना जाता है कि इंडिया ही कॉटन का ओरिजिनल होम है। ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेन रॉ मटेरियल है। ये एक खरीफ क्रॉप है, जिसे डेक्कन प्लेटो के ड्रायर पार्ट्स में ब्लैक सॉइल पर उगाया जाता है।
इसे हाई टेम्परेचर, हल्की बारिश और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज यानी पाला मुक्त दिन और तेज धूप चाहिए। 2018 में इंडिया चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इससे बैग्स, मैट्स, रोप्स और कारपेट्स बनते हैं। ये फ्लड प्लेन्स के फर्टाइल सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है और इसे हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार और असम इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। आजकल सस्ते सिंथेटिक फाइबर्स से इसको काफी कंपटीशन मिल रहा है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जूट इको फ्रेंडली है, जबकि सिंथेटिक्स नेचर के लिए हार्मफुल हैं। इतने सालों से एग्रीकल्चर चलती आ रही है, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव लाना भी जरूरी है। इसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्यों जरूरी है रिफॉर्म्स? क्योंकि इंडिया की लगभग 60% पॉपुलेशन आज भी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। देश की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, जिससे फूड डिमांड भी बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिफॉर्म्स लाना ही पड़ेगा। आजादी के बाद गवर्नमेंट का फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस लैंड रिफॉर्म्स पर था। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया। फिर 1960s और 70s में आया ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड। इससे प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन इसका फायदा कुछ ही एरियाज तक सीमित रहा। इसलिए 1980s और 90s में गवर्नमेंट ने और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स शुरू किए, जैसे कि फसलों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस, ताकि सूखा या बाढ़ आने पर किसान का नुकसान ना हो। किसानों को कम इंटरेस्ट पर लोन देने के लिए ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गईं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जैसी स्कीम्स लॉन्च की गईं। सरकार रेडियो और टीवी पर किसानों के लिए स्पेशल वेदर रिपोर्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स भी चलाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी अनाउंस करती है। आखिर में एक बहुत ही खास मूवमेंट की बात करते हैं, भूदान ग्रामदान। ये मूवमेंट विनोबा भावे ने शुरू किया था, जिन्हें महात्मा गांधी का स्पिरिचुअल हेयर माना जाता है। वो गांधी जी के ग्राम स्वराज के आइडिया को प्रमोट करने के लिए देश भर में पैदल यात्रा यानी पदयात्रा कर रहे थे। एक बार जब वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में थे, तो कुछ लैंडलेस विलेजर्स ने उनसे गुजारिश की कि वो उन्हें अपनी लाइफ बेटर करने के लिए कुछ जमीन दिलवाएं। उसी मीटिंग में एक आदमी जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ जमीन 80 लैंडलेस विलेजर्स को दान कर दी। इसे कहा गया भूदान यानी जमीन का दान। उनसे इंस्पायर होकर कुछ बड़े जमींदारों ने तो पूरे के पूरे गांव ही लैंडलेस लोगों में बांट दिए। इसे कहा गया ग्रामदान। क्योंकि ये पूरा बदलाव बिना किसी खून खराबे के शांति से हुआ, इसलिए विनोबा भावे के इस मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये थी कहानी इंडिया के एग्रीकल्चर की। हमने फार्मिंग के टाइप से लेकर अलग अलग क्रॉप्स और उनमें आए रिफॉर्म्स तक का सफर तय किया। ये एक ऐसी फील्ड है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है और देश की इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी की बैकबोन है।